नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दुर्ग से आ रही है बड़ी खबर, जहां डेंगू जिले में बेकाबू हो चला है। दरअसल भिलाई में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। हॉटस्पॉट सेक्टर 2 में 5 मरीज मिले और सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल डेंगू प्रभावितों की संख्या 50 हो गई है और डेंगू से बचाव के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और डेंगू से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं, ये भी देखना अहम रहेगा। डेंगू से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और डेंगू से बचाव के लिए सीधा सा तरीका है कि कुछ भी करके मच्छर के काटे जाने से आप बचें। मच्छर आपको न काट सके, इसके लिए जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि मच्छर से कटने से बचाव के लिए कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रयास कि आप पूरी बांह के कपड़े पहने, शरीर कम से कम खुला हो और ज़्यादा से ज़्यादा ढका हो। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका मच्छरदानी का इस्तेमाल करना सोते वक्त। और अमूमन जो डेंगू के मरीज़ हैं उन पर शरीर पर जो तेज़ बुखार और लाल धब्बे या फिर सिर में दर्द, शरीर में जोड़ों में दर्द, ये सब जो लक्षण है दरअसल ये डेंगू के बुखार के लक्षण हैं। और चूंकि दुर्ग में इस वक्त डेंगू की स्थिति क्या है, क्या कुछ समझ सकते हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बात करें अभी की परिस्थितियां डेंगू को लेकर, क्या कुछ स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तैयारियां की गई थी, जो कि 50 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, और अभी के बारे में अगर बात करें तो डेंगू आगे और ना फैले इसके लिए और क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरीके की बातें हैं। एक तो यह है कि जिला प्रशासन की ओर से किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा यह है कि वहां की वर्तमान स्थिति, जो प्रभावित क्षेत्र है वहां की वर्तमान स्थिति किस तरह की है। तो दोनों ही की अलग अलग यहाँ पे चीजें नजर आती है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर उचित कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, और जो मच्छरों से बचने के उपाय होते हैं वो तमाम जो चीजें हैं वो प्रयास वो किए जा रहे हैं। दूसरी बात, यदि धरातल की बात किया जाए तो हमने न्यूज़ 18 की टीम ने एक एक जगह वहां का दौरा किया है। जो सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित वाला क्षेत्र है, भिलाई का सेक्टर 2 का क्षेत्र है, भिलाई का सेक्टर 6 का क्षेत्र है, जहां पर सबसे अधिक डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहां पर यह देखा गया कि धरातल पे एक भी काम नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से झाड़ियां बढ़ी हुई है, जिस तरह से पानी लंबे समय से भरा हुआ है, वहां पर कीड़े बिलबिला रहे हैं, वहां पर मच्छर पनपने का पूरा खतरा बना हुआ है, बैक लाइन की सफाई नहीं हुई है, ऐसी तमाम खामियां जो है वहां पर नजर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह में यदि सेक्टर 2 के सड़क 3 की बात की जाए, सड़क 4 की बात किया जाए, तो इधर ही से सबसे ज्यादा अधिक मरीज मिले थे। उसी जगह में जाकर उसी समय में हमने देखा है कि 12 घंटे पूर्व जब जायजा लिया गया तो वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। जब हॉट स्पॉट वाली जगह में ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से शहर की दूसरे ओर की स्थिति होगी। यही हाल लगभग सभी शहर का है। टाउनशिप की यदि बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है डेंगू फैलने का खतरा जो इधर पर ही होता है, क्योंकि भिलाई टाउनशिप में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं और वहां पर जो जिस तरह से मच्छरों का जो फैलने का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि खंडहर पड़े हुए भवन वहां पर मौजूद हैं। जब ऐसी चीजें हो तब वहां पर टाउनशिप प्रबंधन की ओर से भी कोई प्रयास किया जाना चाहिए, नगर निगम की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए और जिला प्रशासन, तीनों की संयुक्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन तीनों की संयुक्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। पिछले बार तक तो ये थोड़ा बहुत दिखता भी था कि कहीं कहीं पर कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कागजों में चल रहा है। तो अब ऐसे में डेंगू कैसे रुकेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक डेंगू प्रभावित लोग मिल रहे हैं। आज 8 मरीज मिले हैं, जिसमें 5 तो सिर्फ टाउनशिप क्षेत्र के हैं, 3 बकाये क्षेत्रों के। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर डेंगू पसार रहा है पाऊं, और जिला प्रशासन मौन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ इस पूरे मामले पर। जानकारी आपने दी इसके लिए शुक्रिया। कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे आगे लेंगे मिथिलेश। फिलहाल डेंगू से बचाव के लिए जो तरीका है वो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि किसी भी तरीके से मच्छर के काटे जाने से आप बचें। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। दुर्ग से एक बड़ी खबर है। भिलाई में जल संकट गहराया हुआ है। दरअसल शहर में आज और कल पानी नहीं आएगा। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। शहर की लगभग आधी आबादी प्रभावित होगी। और आपको बता दें कि पीने का पानी और जल संकट जो है परेशानी का कारण बन सकता है भिलाई में। शहर में आज और कल पानी नहीं आएगा और ऐसे में
मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज का जो कारण है उसे दुरुस्त करने के बाद पानी की यहां पर वापस से सप्लाई बहाली की जा सकेगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर लगातार हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कितना समय तक लोगों को जूझना पड़ेगा पानी की समस्या से और क्या कारण पता चल पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए आशीष, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कारण क्या है। दरअसल भिलाई नेहरू नगर में जो समीप है, चौक के समीप में ही वहाँ मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आया है। लंबे समय से ये लीकेज था, धीरे धीरे करते करते ये बड़ा हो गया, जबकि उसी के ठीक समीप में ही जोन कार्यालय नगर निगम का आता है। वहाँ पर जो भी जिम्मेदार है वो वहीं से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और आखिरकार ये वजह रही कि अब जो है पूरी तरह से शटडाउन करके वहाँ पर काम किया जाना है। तो आज वो शटडाउन काम किया जाएगा, शटडाउन पहले लिया जाएगा और पूरे पाइप को खाली जाएगा, क्योंकि मुख्य राइजिंग पाइप होता है। इसी के माध्यम से शहर की जितनी भी बड़ी बड़ी पानी टंकियां हैं वहां पर पानी की सप्लाई की जाती है। तो पाइपलाइन को पहले खाली करने का काम किया जाएगा, उसके बाद में उसमें मरम्मत का कार्य होगा और उसके बाद में फिर पानी टंकियों को भरने का काम करेगा। ये प्रोसेस काफी लंबा है, इसमें करीब 24 घंटे लगने का संभावना है। तो आज और कल लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। निगम ने घोषित रूप से ये कहा है कि आज और कल जो है लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र है वहां पर ये कोशिश की जाएगी कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाए। तो इस तरह से 2 दिनों तक लोगों को पानी नहीं मिलेगा और लोगों को खुद जागरूक होकर पानी को बचाकर चलने की आवश्यकता है, ताकि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि नगर निगम तो हमेशा ही दावा करता है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। तो लोगों को ही थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज और कल का समय दिया गया है और ये काम जो है वो समय में पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बर्खास्त आरक्षक की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी, पुलिस में नौकरी लगने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल डीजीपी कोटे से फर्जी चयन सूची दिखाकर यह ठगी की गई। फर्जी तरीके से नौकरी लगने पर बर्खास्त आरक्षक है और पीड़ितों ने आईजी और एसपी से इसकी शिकायत की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, आरक्षक पंकज शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रमाशंकर पांडे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो आरक्षक जिसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया, आरोप है उस पर, वो दरअसल सस्पेंड चल रहा है और इसने पुलिस में नौकरी लगवाए जाने का झांसा दिया और 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस में नौकरी लगाई जाएगी ऐसा झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। डीजीपी कोटे से फर्जी मेरिट लिस्ट दिखाकर ठगी की गई। ये ऐसे क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए घूस चलती है? ऐसा लोगों में क्यों परसेप्शन बना हुआ है? रमाशंकर पांडे पर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है और क्या रमाशंकर जैसे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं? ये जांच का विषय हो सकता है। आखिर क्यों इस पूरे मामले पर प्रशासन की हमेशा एक ढुलमुल रवैया रहता है? पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा, डीजीपी कोटे से फर्जी मेरिट लिस्ट दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फर्जी तरीके से नौकरी लगने पर बर्खास्त है आरक्षक। बर्खास्त आरक्षक पंकज शुक्ला के खिलाफ मामला भी दर्ज है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चर्च में सिलाई के नाम पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया। दरअसल इंदौर में चर्च में भगवान हनुमान के अपमान का आरोप है। चर्च के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी का भी आरोप है। माइकल मैथ्यू पर हनुमान चालीसा के अपमान का आरोप है। हीरानगर पुलिस ने माइकल मैथ्यू, बैजूबी, सेम जोसेफ सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं इस पूरे मामले पर ईसाई धर्म के प्रबुद्ध जनों का ये कहना है कि आरोप गलत है। ईसाई धर्म के प्रबुद्ध जनों ने पुलिस कमिश्नर से एफआईआर को लेकर मुलाकात भी की। और इस घटनाक्रम को लेकर जो जांच चल रही है, क्या स्थिति है? मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या है ये पूरा मामला? आशीष, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मां शारदा नगर के एक चर्च की पूरी घटना है।
रहवासियों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर प्रार्थना के नाम पर भीड़ हुआ करती थी। अक्सर लोग ऑटो से बाहर से आया करते थे। रहवासियों ने जब उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या करने आए हैं, 3 ऑटो में करीब 10 से ज़्यादा लोग थे। उन्होंने कहा कि वो दाहोद से आए हुए हैं और यहाँ प्रार्थना में शामिल होने आए हैं और साथ ही वो सिलाई का काम सीखेंगे। सिलाई के काम के लिए वो चर्च पहुंचे हुए। वहाँ के स्थानीय लोग जब चर्च के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की जा रही थी, भड़काऊ बातें कही जा रही थी। हिंदू धर्म के कुछ जो ग्रंथ की किताबें हैं वो उनके हाथ में थी। इसको लेकर जब विरोध किया गया तो वहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग चर्च के अंदर गलत आ गए हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और अगर ईसाई धर्म की बात की जाए तो सबसे जो महान धर्म है या सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो ईसाई धर्म का है और आप लोग भी ईसाई धर्म अपना लो। इस बात को लेकर वहाँ पे जमकर बवाल होता है और पूरा मामला फिर हीरानगर थाना तक पहुँचता है। पुलिस ने पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 295A आईपीसी के 295A सेक्शन के तहत कार्रवाई की गई है। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और केस दर्ज होने के बाद में ईसाई धर्म के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं वो भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि जो एफआईआर की गई है वो गलत है, जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं दूसरी तरफ रहवासियों का कहना है कि अक्सर इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ होती है, धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है और हमारे जो हिंदू धर्म है उनके खिलाफ यहाँ पर भड़काऊ टिप्पणी की जाती है, गलत बातें की जाती है, जिसको लेकर रहवासियों ने विरोध भी किया था। हालांकि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है क्योंकि एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है, धर्मांतरण का आरोप लगा हुआ है और साथ में हिंदू धर्म की जो किताबें हैं उसको भी लेकर वहां पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी इस पूरे मामले में जो अब तक घटनाक्रम सामने आया, एहतियात के तौर पर, चूंकि मामला सौहार्द का है, पुलिस की तरफ से एहतियाती क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चूंकि जो लोगों में जो नाराजगी है और जो आरोप है, आरोप को गलत बताया जा रहा है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसकी तरफ से कोई साक्ष्य अब तक प्रस्तुत किया गया, कोई गिरफ्तारी की इसमें बात कही जा रही हो अब तक? देखिए, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच चल रही है, बहुत जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर एफआईआर नहीं की जाती तो ये बवाल बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश था, लोग इस पूरे घटनाक्रम से नाराज थे। उनका कहना था कि कोई पहला दिन नहीं है, लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या आती है, प्रार्थना के नाम पर भीड़ इकट्ठी की जाती है और धर्मांतरण कराया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जाती है। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और फिर कल के कुछ वीडियो भी सामने आए जो रहवासियों के द्वारा बनाए गए। जो कुछ लोग आए थे वो ऑटो से उतर रहे हैं, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किनसे मुलाकात करने आए हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, आपको किसने बुलाया है, किस काम से आए, तमाम प्रकार की बातें कभी की जा रही हैं। बड़ी संख्या में जो रहवासी क्षेत्र की जो महिलाएं वो भी चर्च के बाहर इकट्ठे हो गई थी और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग को लाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, जो पूरी तरीके से गलत है। पुलिस को इस पूरे मामले में शिकायत भी की गई थी। हालांकि अब जैसे ये पूरा मामला बढ़ा, जैसे पूरे मामले की ये हम कह सकते हैं बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची है, उच्च अधिकारियों तक मामला जैसे ही पहुंचा हीरानगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब पूरे मामले की गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डीसीपी के जो स्तर के अधिकारी यानी आईपीएस स्तर के जो अधिकारी है उस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर, महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया ससुर और अपनी ननद पर। दरअसल ननद और ससुर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एलआईसी से 10 लाख रुपए निकाल लिए। 2021 में कोरोना से पति की मौत के बाद एलआईसी से निकाले रुपए 10 लाख रुपए ये निकाले गए थे और पुलिस में शिकायत देने के बाद दोनों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी ननद जयंती और ससुर रमेश मैथिल को गिरफ्तार किया। एलआईसी एजेंट अधिकारी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। दरअसल कोरोना के दौरान महिला की पति की मौत हो गई थी और जो एलआईसी की रकम थी वो मृतक के पिता और बहन ने मिलकर निकाल ली, ऐसा मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश में गोली मारी गई। दरअसल बाल बच्चा एक शख्स जिसके पैर में गोली लगी है, घायल शख्स जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस आरोपी नीरज मेहरा की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि घायल शख्स जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी रंजिश में ये गोली मारी गई है जिसमें शख्स के पैर में गोली लगी है और बाल वो बचा है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ये घटना है। पुलिस आरोपी नीरज मेहरा की तलाश में जुटी हुई है।
केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष के पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देने आए और पीएम मोदी की स्पीच के बाद विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा दिया गया। कांग्रेस उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। बिल्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। चुनाव को काफ़ी कम समय रह गया है और ऐसे में अब समय आ गया है कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें लोगों ने अपना विधायक चुना था, उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम किया। ये सोसाइटी बने हुए 2014 से ये क्वार्टर बने हुए हैं। यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड द्वारा मेंटेनेंस लिया जा रहा है। किसी बस्ती में भी चले जाते हैं, ना तो सड़कों की सुविधाएं है, ना नालियों की साफ सफाई है, ना तो कचरा ढंग से उठता है। इतनी बदहाली है कि मतलब उसको आप कुछ कह नहीं सकते। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो विधायक महोदय आएंगे और आश्वासन देके चले जाएंगे।